Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, Dosa. Today is my lecture on BSc थर्ड ईयर जूलॉजी। इसकी इकोलॉजी की किताब के अंदर आज का हमारा जो विषय है वो है जैव सांद्रण, बायो कंसंट्रेशन। कल हमने बायो एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बायो कंसंट्रेशन। बायो कंसंट्रेशन जैव सांद्रण से आशय है कि किसी जीव के अंदर कोई रसायन की मात्रा वातावरणीय माध्यम से भी बढ़ जाती है। जैव सांद्रण को भी जैव सांद्रण कारक BCF से मानते हैं, जिसमें टिश्यू के अंदर कितना है और वाटर के अंदर कितना है, इन दोनों के अनुपात में जो बन रहा है वो अपना जैव सांद्रण को शो करता है, BCF को। जैव सांद्रण व जैव संचय में यदि अपन विभेद करें कि साहब ये क्या बात है कि संचय भी वही बात होती है, सांद्रण भी वही बात होती है, क्योंकि दोनों का काम स्टोरेज का ये लगभग। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है उसमें जो वैल्यू अपन लेते हैं वो अपन लिक्विड वैल्यू लेते हैं जल की। जैव सांद्रण को सामान्यतः जल की तुलना में ऊतक या जैव के सांद्रण से नापा जाता है, जबकि जो बायो एक्यूमुलेशन है वो उसमें जो उसका उद्वासन पीरियड है, एक्सपोजर का टाइम है, उसके माध्यकों की तुलना में किसी रसायन की गणना की जाती है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैव के अंदर जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, बायो के अंदर जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, उस मैग्निफिकेशन का एक टर्म बनाई है जिसे अपन बोल रहे हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसके अंतर्गत आप लोगों ने इकोलॉजी में खाद्य श्रृंखला पढ़ा है, तो अपन ये अच्छे से जानते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, या जो फूड की चेन होती है, खाद्य श्रृंखला जो होती है, उसके अंदर जैसे प्रारंभिक उत्पादक है प्लांट, इन प्लांट को कोई प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है। अब वो में भी शाकाहारी हो सकता है, तो शाकाहारी जब वो है तो शाकाहारी को कोई मांसाहारी खा रहा है, मांसाहारी को फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे करते करते चरम उपभोक्ता तक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक जो है, सपोज दैट जैसे चाहे ग्रीन प्लांट ही हो, तो ग्रीन प्लांट के अंदर यदि कोई कंटेंट आकर रह जाता है उसके अंदर, और उस ग्रीन प्लांट को फिर कोई जीव खा रहा है, तो वो उसके अंदर आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर वो उसको कोई और खा रहा है। तो इस तरीके से एक जीव से दूसरे जीव में जो ये रसायन है वो आगे बढ़ते जाते हैं, फलस्वरूप इनका मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता रहे। यदि मैं इसको आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 50 चूहे किसी कीटनाशक युक्त रसायन को खा रहे हैं एक समय में। पर मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि 50 चूहे एक समय में किसी कीटनाशक रसायन को खा रहे हैं और कालांतर में कोई एक बिल्ली उसको खा जाए, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उस अकेली बिल्ली में 50 चूहों के लगभग रसायन मौजूद होंगे। हाँ, या फिर अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5 चिकन खा रहा है। यदि कोई व्यक्ति 5 चिकन खा रहा है तो 5 चिकन के अंदर जितना कंटेंट था रसायन का वो उस अकेले व्यक्ति में संचित हो जाता है। मेरा समझाने का मतलब है कि जो बायो का मैग्निफिकेशन हो रहा है वो मैग्निफिकेशन एक श्रृंखला से जब दूसरी श्रृंखला में जाता है तो वो उस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसी के अंदर जैसे जीवों की खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर ऊपरी पोषकों स्तरों पर किसी रसायन की मात्रा का यह आवर्धन अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके कारण वातावरणीय माध्यम में अल्प मात्रा में या अपेक्षाकृत अहानिकारक मात्रा में उपस्थित रसायन भी ऊपरी स्तर पर जाकर घातक मात्रा तक आवर्धित होते हैं। स्पष्ट है कि इसकी क्षति उच्च मांसाहारियों व मनुष्य को अधिक होती है तथा उत्पादकों व निचले स्तर के उपभोक्ताओं को कम होती है। बिल्कुल क्लियर सी बात है, कोई इशू नहीं है इसमें। चाहे आप इसको एक अलग उदाहरण से मैं बिल्कुल सिंपल बताना चाहूँगा आपको। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो कि लालच के चक्कर में भिन्न भिन्न रसायन उर्वरक प्लांट्स पे छिड़के जाते हैं, जिनके फलस्वरूप फसल तुरंत तैयार हो जाती है अल्प समय में और मार्केट में उनके अच्छे दाम मिलते हैं। अब ऐसी फसल को जब हम यूज़ करते हैं, चाहे वो गेहूँ ही क्यों ना हो, चाहे खीरा ही क्यों ना हो, कोई भी फल या फूल सब्जी कुछ भी,
जब इन चीज़ों को अपन यूज़ करते हैं तो वो सारे कंटेंट हमारे शरीर में आ जाते हैं। अब उन कंटेंट का आने का मतलब सीधा सीधा हो गया कि हम उस श्रृंखला में एक चरम उपभोक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और वो सारे रसायन हमारे शरीर में मौजूद हो जाएंगे। अब फिर वो मैंने आपको बताया था जैव संचय कि वसा विलेय है तो लंबे समय तक रहेगा और जल का विलेय है तो वो तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। इसी में एक एग्जाम्पल है डीडीटी का जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। डीडीटी जो एक रसायन है 1874 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसको मनुष्य जीवन के लिए एक वरदान माना गया था। ये एक कीटनाशक रसायन है, इससे जो कीट पतंगे, मच्छर, मक्खी, इवन देन जो भी अपने को कीट लगता है वो सारे कीट इससे मर जाते थे। तो जब शुरू में ये आया तो लोगों ने बहुत बढ़िया चीज़ है डीडीटी, तो एक बहुत अच्छा हथियार मिल गया। लेकिन बाद में जब इसका आवर्धन हुआ और इसकी क्षति लोगों को पता चली तो सब दंग रह गए कि उनको कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डीडीटी इतना उनके लिए हानिकारक साबित होगा। इसका प्रयोग एक आम कीटनाशक के रूप में लंबे समय तक किया जाए। जब इसकी खोज हुई तो इसे मानव जाति के लिए एक वरदान की तरह माना गया। कुछ दशकों में ही सैकड़ों टन डीडीटी विश्व के कोने कोनों में छिड़का जा चुका था। इसके घातक परिणाम भी ज्ञात होने लगे। 1972 में अमेरिका ने इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी, परंतु आज भी भारत देश के अंदर पूर्णतः यह निषिद्ध नहीं है। इस रसायन का जो जैव संचय है वो किया जाता है तथा खाद्य श्रृंखला में संचित मात्रा का आवर्धन होता है। आवर्धन के कारण इसकी मात्रा इतनी हो जाती है कि जीव पर इसके दुष्परिणाम भी दिखाई देने लग गए। अमेरिका के लोग आयरलैंड में मच्छरों के नियंत्रण करने हेतु 20वीं शताब्दी के छठे दशक में डीडीटी का उपयोग कई वर्षों तक किया गया। कीट नियंत्रण के विशेषज्ञों ने तत्कालीन ज्ञात जानकारी के अनुसार इस बात का पूरा एहतियात बरता कि डीडीटी वन्य जीवों और मछलियों के लिए घातक मात्रा में न छिड़क दी जाए। उन्हें इस बात का भान भी नहीं था कि डीडीटी कितने लंबे समय तक अपना जहरीला प्रभाव रख सकती है तथा किस प्रकार न सिर्फ अलक्ष्य जीवों तक पहुंच सकती है वरन उसे गहरी क्षति भी पहुंचा सकती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि डीडीटी का छिड़काव कीटनाशकों के लिए किया गया तो पर्टिकुलर एक कीट को मारने के लिए आप कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ा है कि वो किसी दूसरे जीव को भी इफेक्ट नहीं करे। आपने रसायन छिड़क दिया तो टारगेट जीव तक तो उस पर हमला हो गया, लेकिन उस टारगेट के साथ में जो दूसरे जीव थे वो उनको भी क्षति पहुंचा रहा है और वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। कहने का मतलब हमने प्रयोग तो किया, लेकिन प्रयोग एक दिशा में जाने के बाद में उसके जो साइड इफ़ेक्ट थे वो भी निकल कर सामने आए। तब लोगों को पता चला कि ये डीडीटी नहीं है, ये तो एक श्राप है। तो तुरंत अमेरिका ने 1972 में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। आप देखिए पाबंदी लगने के साथ ही अब एक ये मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉन्ग द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसमें डीडीटी का जो बायो मैग्निफिकेशन है वो कितनी तेज़ी से चला। जल प्लवक, मिनो मछली, सिपोहेड मिनो मछली, पिकेरल, निडल फिश, बगुला, गंगा चील, घोमरा, मच्छीमार, मर्गेंजर, जल कौवा, ये देखिए इसमें सोपान बताए गए हैं, माध्यम को बताया गया है, प्रोड्यूसर को बताया गया है, उपभोक्ता जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अपमार्जक, इनमें सबों में देख लीजिए अंत में जाते जाते डीडीटी का जो बायो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो डीडीटी की आयु है ये कितनी है। आप लोग देखते हो, आप जब मेडिसिन लेके आते हो तो मेडिसिन के पीछे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वो डेट शो करती है कि इस समय के बाद में यह कारगर नहीं है, यह असर नहीं करेगी, उल्टे इसके दुष्परिणाम आएंगे। इसी में रसायनों की भी एक आयु होती है। एक रसायन पर्यावरण में तुरंत या कुछ समय बाद अपनी क्रियात्मकता खो देता है। अपनी दवाइयों पर एक्सपायरी डेट देखी होगी जो उत्पादन की तारीख से लेकर एक खास अवधि तक ही होती है। सामान्यतः आयु को अर्धायु या हाफ लाइफ के रूप में भी व्यक्त किया जाता है जो कुछ मिली सेकेंड से वर्षों तक हो सकती है। डीडीटी की जो अर्धायु है वो 15 वर्ष है।
अर्धायु का मतलब ये है कि 1 ग्राम DDT में से यदि आधा ग्राम DDT 15 वर्ष बाद तक भी मूल रसायन के गुण दर्शाता है तथा शेष अपघटित हो जाता है, भले ही चाहे वो वजन में कितना ही कम क्यों ना हो। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि DDT जिसका संश्लेषण पहली बार 1874 में किया गया, जिसकी कीटनाशक प्रकृति को पहली बार 1939 में स्विस रसायन शास्त्री पॉल हरमन मूलर ने प्रकाशित किया, जिसके कारण इसको चिकित्सा में और कार्यकी में नोबेल पुरस्कार तक दिया गया। यह स्मरण योग्य है कि विश्व युद्ध के समय तथा बाद में इसकी टनों मात्रा खेतों, शहरों, गोदामों आदि में कीटनाशक के रूप में डाली जाती रही है। मेरे आज के वीडियो में आपने बायो कंसंट्रेशन देखा तथा बायो मैग्नीफिकेशन देखा। इसके अलावा जो DDT का बायो मैग्नीफिकेशन है उसके बारे में देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।